जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं अपने अगले अगले एपिसोड सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। ये सीरीज हमने इसलिए चलाई ताकि आपके पास कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों रहे। मैं हर बार ये स्टार्टिंग में इसलिए बोलता हूं ताकि आपको इसका पर्पस समझ में आए। कंटेंट आप अपने रिस्पेक्टिव सोर्सेस से भी ऐड ऑन करो, और अगर बाय चांस आप बैच में हो तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कोई किताबें टच मत करना। जो हमारे नोट्स है, जो मेरे पर्सनल नोट्स है, उसको स्टडी करना एंड योर सोशियोलॉजी वुड बी टेकन केयर, प्रोवाइडेड जस्ट आप राइटिंग करते रहो और शिद्दत से क्लासेस अटेंड करो। बट अगर आप आउटसाइड द क्लास हो तो जस्ट आपके नोट्स पढ़ना, बट ये लेक्चर देखो फिर अपने नोट्स पढ़ो, तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरी कहानी, पूरी स्टोरी और हर एस्पेक्ट समझ में आएगा। पेपर 1 है, चैप्टर 4 थिंकर्स का है। डरखाइम हम कर रहे हैं, एपिसोड नंबर 27। आज का टॉपिक है रिलीजन। डरखाइम की रिलीजन समझने से पहले एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। डरखाइम ने रिलीजन का एक बहुत डिफरेंट सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट दिया जिससे डेवलप होती है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। डरखाइम की थियरी में बहुत, रिलीजन की थियरी में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस दिखाई देंगे अगर आप इसको कंपेयर करोगे सोशल फैक्ट से। सोशल फैक्ट में बोलते हैं वो कि मटेरियल सोशल फैक्ट्स आर शुड बी कंसीडर्ड एज थिंग्स। उन्हें थिंग्स ट्रीट करना चाहिए। अब इसको प्रूव करने के लिए भी, और उन्होंने रिलीजन का एक एस्पेक्ट सेक्रेड का यूज किया, लेकिन वो सेक्रेड कोई भी चीज बनती है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव वैल्यूज। अब वो कलेक्टिव वैल्यूज अगर देखें तो थिंग नहीं है। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस लाजमी है, बिकॉज हमेशा याद रखना डरखाइम ने थियरीज दी थी इन ऑर्डर टू डू टू थिंग्स। वन, टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज सच, एंड सेकेंडली in order to largely this theory of religion was written during the later phase of his writings when he wanted to largely bring solidarity among the people present in the French society. रिलीजन में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है, पहले की थियरीज क्या है, कुछ मिनिमम बेसिक पहले देखेंगे, फिर प्रीवियस थियरीज क्या है, डरखाइम का रिलीजन पे क्या टिप्पणी है, और कंट्रीब्यूशन और क्रिटिक क्या है उस चीज के। अगर हम देखें, कुछ चीजें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए। डरखाइम ने एक वर्ड यूज किया है, डायनामोजेनिक क्वालिटी। बोलते हैं कि रिलीजन लार्जली हैज अ डायनामोजेनिक क्वालिटी, दैट मींस रिलीजन लार्जली इंक्रीज द कैपेबिलिटीज ऑफ योर्स एंड मेक्स यू डू दोस थिंग्स व्हिच यू कुडंट हैव इमेजिन्ड दैट यू आर एबल टू डू इट। आपको वो पावर देती है कि कई बार आप वो कर गुजर जाते हो जो आपने सोचा भी नहीं था। तो डायनामोजेनिक क्वालिटी वो होती है जो पहले रिलीजन दे रही थी, शायद आज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दे रही है, शायद आपको फैमिली भी देती है, शायद आपको शिक्षा भी देती है। ये वर्ड यूज करना है तुम्हें दूसरे चैप्टर्स के अंदर। कलेक्टिव मोरालिटी होती है वो जो कलेक्टिव वैल्यूज, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो किस तरीके से समझा जाए। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में कलेक्टिव मोरालिटी निकलती थी सेक्रेड से, और सेक्रेड डिटरमाइन करते थे क्या राइट है, क्या सही है, क्या गलत है। सच तो हम देखेंगे किस चीज को क्या पनिशमेंट होता था। तो पहले के टाइम पे हम अपनी रेस्पेक्टिव रिलीजन के बेसिस पे वो पनिशमेंट्स डिटरमाइन करते थे। किससे इंटरेक्ट करना है हमारे रिलीजन डायमेंशंस के बेसिस पे, क्या खाना है हम वो रिलीजन के हिसाब से, क्या पहनना है हम वो रिलीजन के हिसाब से देखते थे। मॉडर्निटी के अंदर, मॉडर्न सोसाइटी के अंदर ये कलेक्टिव मोरालिटी जो है, क्योंकि रिलीजन डिवाइड हो चुकी होती है। रिलीजन मतलब जो आप और हम समझ रहे हैं वो रिलीजन, फिलहाल आपको समझाने के लिए। अब बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट फेथ्स को फॉलो करते हैं, और इसके कारण कलेक्टिव मोरालिटी नॉर्मली इन सोसाइटी में सॉलिडारिटी लेके आता है सेक्युलर। तो हम आज इंडियन फ्लैग के बेसिस पे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, आर्मी के बेसिस पे इंटीग्रेटेड है, क्रिकेट के बेसिस पे इंटीग्रेटेड है, या फॉर दैट मैटर संविधान, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संसद जो है, इनके बेसिस पे भी हम इंटीग्रेटेड रहते हैं। इंडियन आइडेंटिटी पे हम इंटीग्रेटेड है। तो सेक्युलर लार्जली रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव मोरालिटी इन मॉडर्न सोसाइटी एंड सेक्रेड रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव मोरालिटी इन दी ट्रेडिशनल सोसाइटीज। पहले की थियरी क्या थी, दो मेजर थियरीज थी, एनिमिज्म और नेचरिज्म। एनिमिज्म वाज गिवन बाय ईबी टेलर एंड नेचरिज्म वाज गिवन बाय लार्जली एंड्रयू लैंग एंड अदर्स। अब जब ये थियरी आती है तो मैक्स मुलर और एंड्रयू लैंग ये दोनों थे वैसे, और यहाँ पे ईबी टेलर करके आता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एनिमिज्म टॉक्स अबाउट वर्शिप ऑफ स्पिरिट। रिलीजन के अंदर आपका टॉपिक भी है, होगा तब वहां पे देखेंगे क्या होता है एनिमिज्म। नेचरिज्म रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ नेचर। आज जो पितृ पूजा आप करते हो वो एनिमिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है। और जो आज पीपल की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर वरुण, सूर्यदेव, ये सारे जो एस्पेक्ट्स है वो कहीं ना कहीं नेचरिज्म से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है। अब ये दोनों को इमाइल डरकheim रिजेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ये बोलते हैं ये दोनों थियरी एक्सप्लेन कर रही है ओरिजिन ऑफ रिलीजन, लेकिन ओरिजिन ऑफ रिलीजन कभी पता नहीं चल पाएगा बिकॉज हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है उस चीज के कि कौन सी रिलीजन सबसे पहले आई और किस कारण वर्ष आई। सेकेंड,
ये फंक्शंस को डिस्कस नहीं करते हैं। रियलिटी में देखना चाहिए कि रिलीजन क्या सोसाइटी के अंदर फंक्शंस प्ले कर रही है। तो डरखाइम बोलते हैं ओरिजिन को हटाओ बिकॉज़ ओरिजिन पढ़ी नहीं जा सकती। फैक्ट नहीं है, आपके ओपिनियन के बेसिस पे आप टोटेमिज्म भी लिख सकते हो, आप कोई और एस्पेक्ट भी लिख सकते हो, बट दैट कैन नॉट बी ऑथेंटिकली सेड। आगे जाके इसी को डरखाइम कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे अपनी थियरी में टोटेमिज्म में। फंक्शंस पढ़ने जरूरी है, ये दोनों फंक्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। रोल और कहीं ना कहीं ये दोनों मानती है रिलीजन लार्जली इज अ वर्शिप ऑफ अननाउन। डरखाइम को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अननाउन वाज नॉट अ सोशल फैक्ट। अब जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते उस चीज को नहीं पढ़ेंगे। डरखाइम वाज अ पॉजिटिविस्ट हु लार्जली कंसीडर्ड सोशियोलॉजी इज अ साइंस। और अगर सोशियोलॉजी साइंस है तो वो अननाउन के बेसिस पे कभी भी चीजों को स्टडी नहीं करेगी। जिसके तत्व नहीं है उसको नहीं पढ़ेगी सोशियोलॉजी। अब डरखाइम अपनी थियरी देते हैं। जब उन्हें पूछा कि साहब ठीक है हमारी थियरी तो गलत है, आप बताओ आप कैसे पढ़ोगे फिर इसे, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसे? तो वो बोलते हैं ओरिजिन को तो मैं उठाऊंगा नहीं, मैं रिलीजन को देखूंगा कि रिलीजन क्या है। तो ये डरखाइम रिलीजन की डेफिनेशन ये देते हैं, रिलीजन रेफर्स टू द वर्शिप ऑफ सेक्रेड। सेक्रेड आर दोस थिंग्स व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी एंड विच आर रिवर्ड एंड फियर्ड। डरखाइम बोलते हैं कि रिलीजन कोई अदर वर्ल्डली फिनोमेना नहीं है, रिलीजन इस वर्ल्डली फिनोमेना है। तो टेलर साहब पूछते हैं कैसे है भाई साहब बताइए। तो डरखाइम बोलते हैं कि देखो रिलीजन है वर्शिप ऑफ सेक्रेड थिंग्स। बोला हाँ सर एकदम सही है, लेकिन ये सेक्रेड तो कहीं ना कहीं भगवान ने बनाया। बोला नहीं यही गलत है, यहाँ पे आप रॉन्ग हो गए। ये सेक्रेड जो है कलेक्टिविटी का रिजल्ट है। बोला सर समझा नहीं मैं। बोला आप और हम कलेक्टिविटी जो है वो बनाते हैं सीक्रेट। तो फॉर एग्जांपल किसी के लिए ये ग्लास सीक्रेट हो सकता है, किसी के लिए जूते चप्पल सीक्रेट हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ और चीजें सीक्रेट हो सकती है। नॉर्मल एग्जांपल दूं तो हमारी फैमिली के अंदर हम पितृ पूजा करते हैं। तो जो पितरों को पूछते हैं तो वो देखते हैं कि वो पितरों के जो सामान है, जो पितरों की जो चीजें हैं, हम इनको रिवर्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इनफैक्ट शास्त्र पूजा हुआ करती है हिंदुइज्म के अंदर। शास्त्र की पूजा क्यों किया जाता है? वो एक कलेक्टिव फेथ अटैच है जिसके कारण वो शास्त्र जो है सेक्रेट हो चुके होते हैं। तो ये बोलते हैं रिलीजन इज अ वर्शिप ऑफ सेक्रेड एंड द सेक्रेड इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिविटी, देयरफॉर रिलीजन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अदर वर्ल्डली एक्टिविटीज। रिलीजन इज द वर्शिप ऑफ दोस सेक्रेड थिंग्स व्हिच आर क्रिएटेड बाय पीपल, एंड सिंस पीपल हैव क्रिएटेड दोस सेक्रेड थिंग्स यू नीड टू लार्जली अंडरस्टैंड दैट रिलीजन इज क्रिएटेड बाय द पीपल देमसेल्व्स एज सच। अगर ओ माय गॉड पिक्चर देखी है तो परेश रावल बाकी सब को रिजेक्ट करता है और परेश रावल खुद को लोग परेश रावल को पूजने करते हैं, पूजने लगते हैं। क्यों? बिकॉज अब वो कलेक्टिव वैल्यूज परेश रावल से अटैच हो गई होगी। शायद आपने ऋग वेदा के टाइम में देखा होगा कि अग्नि और ऐसे लोग ऐसे जो भगवान थे वो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन लेटर वेदिक के अंदर क्या होता है, वरुणा, सोमा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? ये इंपॉर्टेंस का मतलब कैसे डिसाइड किया गया? नंबर ऑफ द हिम्स व्हिच वर लार्जली डेडिकेटेड टू दीस पीपल, sorry, these god and goddesses as well. So in that context what we often see this कि हम कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से जिसको इंपॉर्टेंट मानते हैं वो एक्चुअली सेक्रेड हो जाता है। तो डरखाइम ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया कि सेक्रेड हम लोग बना रहे हैं, सेक्रेड दुनिया ने बनाई है चीजें। तो क्रॉस क्रिश्चियनिटी में सेक्रेड हो गया बिकॉज पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। हम हिंदुइज्म के अंदर देखो, हम घर के अंदर किसी भगवान को स्थापित करते हैं, एक प्रॉपर रिचुअल के साथ स्थापित करते हैं, लेकिन अगर कोई पिक्चर में दरार आ जाए या फिर मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाती है तो हम पेड़ के पास जाके रख देते हैं या फिर गंगा या फिर कुछ नदी में बहा देते हैं उस चीज को। क्यों? वही चीज कल तक तुम्हारे लिए बहुत वैल्यू रख रही थी, लेकिन आज हम उसी को पेड़ के नीचे रख देते हैं। दैट शोज दैट वी आर लार्जली नॉट मे हैविंग दैट अटैचमेंट विद दिस, बिकॉज वो सेक्रेड और कलेक्टिविटी वहां से निकल गई, वो मूर्ति खंडित हो चुकी है। अब सेक्रेड कलेक्टिविटी का रिजल्ट है, और जो चीज कलेक्टिविटी नहीं है वो है प्रोफेन। तो प्रोफेन को भी इन्होंने डिफाइन किया, प्रोफेन आर दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट सेक्रेड। तो प्रोफेन की खुद की डेफिनेशन नहीं थी, प्रोफेन डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो सेक्रेड नहीं है वो प्रोफेन है। अब डरखाइम ने इन दोनों की रिलेशनशिप डिस्कस की। उन्होंने बोला कि सेक्रेड और प्रोफेन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, बट हाउएवर दे इंटरैक्ट विद ईच अदर। द सेक्रेड कैन बिकम प्रोफेन एंड द प्रोफेन कैन लार्जली बिकम सेक्रेड। जब कोई भी चीज पहले सेक्रेड नहीं थी और आपने उस पे कलेक्टिविटी अटैच लगा दी तो वो सेक्रेड बन गई, और कोई सेक्रेड चीज जिससे कलेक्टिविटी हटा दी गई वो प्रोफेन वर्ल्ड में एंट्री कर देती है। बट ये इंटरेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी प्रोफेन चीज सेक्रेड वर्ल्ड के अंदर तब आती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिचुअल। तो अब जब भी मूर्ति स्थापित करते हो घर में, उसको शायद गंगा जल से थोड़ा सा स्नान कराते हो या फिर पूजा पाठ करते हो, एक प्रोसेस होता है, एक मुहूर्त होता है, एक तरीका होता है उसको सेक्रेड बनाने का।
तो उसी तरीके से वो बोलते हैं एक रिचुअल प्रोसेस होना चाहिए यहाँ पे। अब जब वो इससे रिलेशनशिप से आगे बढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि रिलीजन सेक्रेड की वर्शिप है, सेक्रेड कलेक्टिविटी की वर्शिप है। अब कलेक्टिविटी की वर्शिप है, इसका मतलब भाई सेक्रेड को पूछ के तुम कलेक्टिविटी की पूजा कर रहे हो, और वो कलेक्टिविटी इज नथिंग बट सोसाइटी। तो डरखाइम इस तरीके से इधर तक पहुंचते हैं। Therefore, according to Durkheim, religion is the worship of nothing but the society. As religion by worshipping sacred thing is worshipping collectivity, which is largely reflected in the society's nature. तो हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ये समाज की ही वर्शिप है। वैसे ही इस्लाम, वैसे ही क्रिश्चियनिटी, वैसे ही जैनिज्म, वैसे ही बुद्धिज्म। तो we are actually worshipping our collectivity. So Durkheim for the first time gave a pragmatic perspective different from the other explanations of religion. मार्क्स बोल रहे थे religion is an opium for masses. डरखाइम ने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया। पहले के लोग ओरिजिन देख रहे थे, डरखाइम ने उसके फंक्शंस देखे। अब इस थियरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने स्टडी किया टोटमिज्म। कहानी सबसे पहले ये आती है कि टोटमिज्म क्यों पढ़ा गया। टोटमिज्म इसलिए पढ़ा गया क्योंकि वो सबसे प्रिस्टाइन और सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन थी। कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो पहले सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हो, जब सिंपल, क्योंकि सिंपल चीजों को समझना आसान होता है। तो टोटमिज्म इसलिए पढ़ा गया बिकॉज इट वाज प्रिस्टाइन, इट वाज वर्जिन, इट वाज नॉट इंटरप्रेटेड बाय डिफरेंट पीपल एज सच। टोटमिज्म को इसलिए पढ़ना चाहते थे ताकि वो आपकी अपनी हाइपोथेसिस को एक थियरी में कन्वर्ट कर दे। उन्होंने अरुणा ट्राइब का डेटा उठाया, अरुणा ट्राइब को पढ़ा, और अरुणा ट्राइब को पढ़ने के बाद में उन्होंने बताया कि कैसे जो अरुणा ट्राइब के अंदर टोटम्स होते हैं, टोटम्स आर नथिंग बट द कलेक्टिव सिंबल्स। हर एक ट्राइब जैसे अपने आप का कोई सिंबल होता है, वो सिंबल देता है, वो सिंबल जो होता है उन ट्राइब के लिए सेक्रेड होता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि दीज अरुणा ट्राइब पीपल बिलीव दैट दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ मंकीज। वो मंकी से आ तो नहीं सकता इंसान, बिकॉज ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि उनके वंशज है। इंडिया में भी हम देखते हैं क्या बोलते हैं, सूर्य पुत्र या फिर वायु पुत्र, ये एक सिंबल है कि वो उनका अंश है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, आप मानते हो कि आप शायद इन ऋषि मुनियों से आए हो। वही चीज दरखाई बोल रहे थे कि ये टोटम जो है वो सेक्रेड हो जाता है इसलिए क्योंकि वो कलेक्टिविटी मानती है कि ये सेक्रेड है। अब ये टोटम की प्रेजेंटेशन क्या होती है कि डिफरेंशिएट करता है कि कौन अपना है कौन पर आया है, और ये टोटम अगर किसी भी चीज पे लगा दिया जाए तो वो सेक्रेड हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि कैसे अरुणा ट्राइब के अंदर घरों के बाहर ये टोटम लगाया हुआ होता है, वो टोटम आने से वो चीज सेक्रेड हो जाती है। वैसा ही हम देखते हैं कि लोग वो अरुणा ट्राइब बॉडी पे टैटू कर लेते थे तो वो बॉडी सेक्रेड हो जाती है। तो ही देन एक्सप्लेन्ड कि कैसे देखो सेक्रेड एक कलेक्टिविटी से आया, और जहां जहां सेक्रेड जाता है वो हर चीज को सेक्रेड करते रहता है। कितनी बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है यार आज की दुनिया के अंदर। हम देखते हैं कि गांधी जी का फोटो उस नोट पे आया और वो नोट सेक्रेड हो गया, इन द सेंस एक्सेप्टेबल हो गया। वहीं पे अमिताभ बच्चन या किसी के फोटो लगाओगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो कलेक्टिविटी नहीं मानती है। तो डरखाइम की थियरी को सिर्फ रिलीजन में नहीं यूज करना है, आप जब वहीं तक यूज करते हो तभी मार्क्स आते हैं 240, आपको उसको बाहर लेके जाना है। So through his theory of totem or totemism largely explained that how religion is worship of collectivity as such। और मॉडर्न सोसाइटी में अब वो बोलते हैं कि देखो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ जाती है। कैसे? रिलीजन रहेगी लेकिन कैसे? अब प्लीज एक चीज याद रख लेना, रिलीजन आपके लिए गॉड एंड स्पिरिट की वर्शिप है। मैक्स वेबर के लिए गॉड एंड स्पिरिट की वर्शिप है, कार्ल मार्क्स के लिए गॉड एंड स्पिरिट की वर्शिप है, सुपरनैचुरल पावर्स की। डरखाइम के लिए धर्म का मतलब समाज की ही पूजा करना होता है, कलेक्टिविटी की ही पूजा करना होता है। कलेक्टिव कंसाइंस वो बोलते हैं हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, ट्रेडिशन में भी मॉडर्न में भी। लेकिन मॉडर्न के अंदर कलेक्टिव कंसाइंस की जो रिप्रेजेंटेशन है वो मल्टीपल हो जाती है। एक वैल्यू को 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन लाइफ इज वैल्यूड इन द मॉडर्न सोसाइटीज, लेकिन उस ह्यूमन लाइफ के अंदर हम देखते हैं उस ह्यूमन लाइफ को कोई ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट कर, ह्यूमन राइट के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई है जो लेफ्ट साइड ऑन द हाईवे में ड्राइव करके प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी और तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस वैल्यू को लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब जब मल्टीपल है तो वो वीक हो जाती है कलेक्टिव कंसाइंस, क्योंकि वो 10 खांचों में डिवाइड हो चुकी है शायद। तो वो बोलते हैं कि मल्टीपल कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस होती है। फॉर एग्जांपल इस कलेक्टिव कंसाइंस का एक रिप्रेजेंटेशन है सेक्रेड और एक रिप्रेजेंटेशन है सेक्युलर। अब मॉडर्न सोसाइटी में सेक्युलर ज्यादा कलेक्टिव हो जाता है बिकॉज इट हैज अ वाइडर डोमेन एज इट हैज कैपेसिटी टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर व्हेन कंपेयर्ड टू द सेक्रेड थिंग्स। सो इन मॉडर्न सोसाइटी Durkheim advocated that the religion would exist as religion is a worship of society, but that worship of society is manifested not by worshipping sacred but by worshipping secular, and hence
he highlights that religion form changes, but the essence of religion remains same throughout all the societies. Therefore, modern society, sacred gets converted to secular. It's not that religion largely becomes, religious society becomes secular as such. इस थियरी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके में रिएक्ट किया। कुछ लोगों ने इसकी रेलेवेंस बताई कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आया, लेकिन वहीं पे आर के मर्टन, हैमिल्टन जैसे लोगों ने बताया कि किस तरीके से शायद ये थियरी जो है इनसफिशिएंट है। क्यों? आर के मर्टन बोलते हैं रिलीजन के डिसफंक्शंस भी है मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर। हैमिल्टन बोलते हैं डिविनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, के धर्म को तुम सोसाइटी को डिवाइन नेचर का मान लो, ये राइट नहीं होगा मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। Therefore, some celebrated his theory, some largely refuted his theory, but whatever the opinions may be, Durkheim did help us in understanding religion from a sociological perspectives, and that where his contribution lies. And although in contemporary time the Durkheim's theory may not be relevant word to word, but however, it's time that we largely bring back Durkheim into the modern societies in order to enhance the solidarity present between the people of Indian society.